Hello student, today I am going to solve NIS 213 Social Science question paper of February 2021. This question paper consists of 29 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. Mesopotamian civilization lay between which one of the following rivers? A. Tigris and Euphrates. मेसोपोटामिया की सभ्यता निम्नलिखित नदियों में से किनके बीच स्थित थी? ए. दलजा और फरात. 2. मंगल पांडे इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? ए. बैरकपुर. मंगल पांडे का संबंध निम्नलिखित शहरों में से किससे है? ए. बैरकपुर. 3. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज? बी. इंदिरा पॉइंट. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? बी. इंदिरा पॉइंट. 4. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? बी. 1789. निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में फ्रांसीसी क्रांति हुई? बी. 1789. 5. मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. These cities were well planned and had all facilities that were available at that time, such as roads that cut each other at right angles, drainage system and use of burnt bricks. यह शहर सुनियोजित थे और उन सभी सुविधाओं से युक्त थे जो उस समय उपलब्ध थी, जैसे सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जल निकासी व्यवस्था और जली हुई ईंटों का उपयोग. 6. Mention any 2 reforms brought by स्वामी दयानंद सरस्वती in the field of education. स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए किन्हीं 2 सुधारों का उल्लेख कीजिए. द रोल ऑफ आर्य समाज वाज commendable in promoting education among the masses, started a network of schools and colleges called DAV in the country to import education on Western lines without compromising on the Vedic teachings, encouraged teaching in English and modern science along with Sanskrit and Vedic education. जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में आर्य समाज की भूमिका सराहनीय थी. डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया, देश में वैदिक शिक्षाओं से समझौता किए बिना पश्चिमी तर्ज पर शिक्षा प्रदान करने के लिए. संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान के शिक्षण को प्रोत्साहित किया. 7. मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. पश्चिमी घाट की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. 1. Western Ghats lies on the western edge of the Deccan Plateau. 2. It runs parallel to the western coast for about 1600 km. 3. The average elevation of the Western Ghats is 1000 meters. 1. पश्चिमी घाट दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है. 2. यह पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर तक चलती है. 3. पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है. 8. Explain the provision under the right against exploitation given in the Indian Constitution. भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए. The right against exploitation prohibits all types of forced labor, child labor and trafficking of people. शोषण के खिलाफ अधिकार सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम और लोगों की तस्करी को प्रतिबंधित करती है. 9. Describe any 4 characteristics of Indian economy during the middle period. मध्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए. The major share of agriculture held was enjoyed by kings and landlords. जागीर system was prevalent. The middleman controlled the sale of products. Agriculture was well developed. कृषि अच्छी तरह से विकसित थी. कृषि उपज का बड़ा हिस्सा राजाओं और जमींदारों को दिया जाता था. जागीर प्रथा प्रचलित थी. बिचौलियों ने उत्पादकों की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था. 10. एक्सप्लेन द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म इन द वर्ल्ड. संसार में साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए. Imperialism impacted societies in countless negative ways. It led to slave trade, which then led to social discrimination around the world. It also damaged the cultures and created disunity among the natives. Last but not least, imperialism stripped countries of their natural resources and left nothing for the natives. साम्राज्यवाद ने समाजों को अनगिनत नकारात्मक तरीकों से प्रभावित किया. इसने दास व्यापार को जन्म दिया, जिसके कारण दुनिया भर में सामाजिक भेदभाव हुआ. इसने संस्कृतियों
को भी नुकसान पहुंचाया और मूल निवासियों के बीच फूट पैदा की। अंतिम लेकिन कम से कम, साम्राज्यवाद ने देशों को उनकी प्राकृतिक संसाधनों से छीन लिया और मूल निवासियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। 11. Highlights the impacts of British on Indian society in the 19th century. 19वीं सदी में भारतीय समाज पर ब्रिटिश के प्रभावों को उजागर कीजिए। Indian society underwent many changes after the British came to India. In the 19th century, certain social practices like female infanticide, child marriage, sati, polygamy, and a rigid caste system became more prevalent. These practices were against human dignity and values. अंग्रेज़ों के भारत आने के बाद भारतीय समाज में कई बदलाव आए। 19वीं शताब्दी में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती, बहुविवाह और एक कठोर जाति व्यवस्था जैसी कुछ सामाजिक प्रथाएं अधिक प्रचलित हो गईं। ये प्रथाएं मानवीय गरिमा और मूल्यों के खिलाफ थी। 12. Explain the contribution of स्वामी विवेकानंदा in the religious and social reform movement in India. भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद के योगदान की व्याख्या कीजिए। Swami Vivekananda felt that Indian masses needed secular as well as spiritual knowledge to empower them to believe in themselves. Through his speeches and writings, he brought out the essence of Hindu culture and religion. He believed in the spirit of Vedanta and the essential unity and equality for all religions. He laid stresses on the removal of religious superstitions, obscurantism, and outdated social customs. He tried to remove caste rigidity and untouchability. He motivated the people to respect women while he himself worked for women's upliftment and education. Vivekananda attached primary importance to the removal of ignorance among the people. स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया कि भारतीय जनता को खुद पर विश्वास करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से उन्होंने हिंदू संस्कृति और धर्म का सार निकाला। वे वेदांत की भावना और सभी धर्मों की आवश्यक एकता और समानता में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता और पुराने सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने जातिगत कठोरता और अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया, जबकि उन्होंने खुद महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया। विवेकानंद ने लोगों के बीच अज्ञानता को दूर करने के लिए प्राथमिक महत्व दिया। 13. डिस्क्राइब एनी 4 मेन फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सेशन इन इंडिया. भारत में ग्रीष्म ऋतु की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1. High temperature over the northwestern part. 2. Low pressure over the northwestern part. 3. Development of local depressions. 4. Very high temperature over North Indian plain due to long days and distance from the sea. 1. उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च तापमान. 2. उत्तर पश्चिमी भाग पर कम दबाव. 3. स्थानीय अवसादों का विकास. 4. लंबे दिनों और समुद्र से दूरी के कारण उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में बहुत अधिक तापमान। 14. डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया. भारत में कटीले वनों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1. एकेशिया, पाम्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टिस आर द मेन प्लांट स्पेसीज. 2. ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स penetrating deep into the soil in order to get moisture. 3. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. 4. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. 1. बबूल, हथेलिया, यूफोर्बियास और कैक्टी मुख्य पौधों की प्रजातियां हैं। 2. पेड़ बिखरे हुए हैं और नमी प्राप्त करने के लिए लंबी जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती हैं। 3. वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियां ज़्यादातर मोटी और छोटी होती हैं। 4. ये वन शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वनों और झाड़ियों को रास्ता देते हैं। 15. एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया. भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेवार किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। डेब्ट, अल्कोहल एडिक्शन, इन्वायरमेंट, लो प्रोड्यूस प्राइसेस, स्ट्रेस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, apathy, poor irrigation, increased cost of cultivation, private money lender, use of chemical fertilizer and crop failure. किसान आत्महत्याओं के पीछे कारण थे कर्ज, शराब की लत, पर्यावरण
कम उपज की कीमतें, तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां, उदासीनता, खराब सिंचाई, खेती की बढ़ती लागत, निजी साहूकार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और फसल की विफलता। 16. Why is there dense railway network in the Gangetic Plain than in hilly and desert areas? Explain any four reasons. पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा गंगा के मैदान में घना रेल जाल क्यों पाया जाता है? किन्हीं चार कारणों की व्याख्या कीजिए। Regions for dense railway network: 1. The level land. 2. Fertile soils. 3. Dense population. 4. Spread of industries. घने रेल नेटवर्क के कारण: 1. समतल भूमि, 2. उपजाऊ मिट्टी, 3. घनी आबादी, 4. उद्योगों का प्रसार। 17. Mention any 8 values expressed in the preamble of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त किन्हीं 8 मूल्यों का उल्लेख कीजिए। The value expressed in the preamble are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity and the unity and integrity of the nation. प्रस्तावना में व्यक्त मूल्य हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य का गणतांत्रिक चरित्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 18. The directive principles of state policy are guidelines to the central and state governments of India. Support the statement. राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं। कथन की पुष्टि कीजिए। Directive principles of state policy. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. It is a unique feature of the Constitution. It is aimed at ensuring greater social and economic reforms and serving as a guide to the state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses and eliminate social discrimination. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में एक खंड भी है जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। यह संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना और कानून और नीतियों को स्थापित करने के लिए राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है जो जनता की गरीबी को कम करने और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में मदद करता है। 19th, the 74th Constitution Amendment Act 1992 brought about significant changes in the structure and functioning of urban local governments. Explain any four changes. 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों की संरचना तथा कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। किन्हीं चार परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। 1. Now it is mandatory to hold regular elections to local government bodies. 2. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of this institution for SC, ST and OBCs. 3. At least 1/3 of all positions and seats are reserved for women. 4. An independent institution called State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and म्यूनसिपल इलेक्शंस। 1. स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना अनिवार्य है। 2. SC, ST और OBC के लिए निर्वाचित निकायों और इन संस्थानों के कार्यकारी प्रमुखों में सीटें आरक्षित हैं। 3. सभी पदों और सीटों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 4. प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। 20. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लाइक द यूनियन पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। द स्टेट लेजिस्लेचर इज empowered to make law on state list and concurrent list. The parliament and the legislative assemblies have the right to make the laws on the subjects mentioned in the concurrent list. केंद्रीय संसद की तरह राज्य विधानमंडल का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है।
समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभाओं को है। 21. Discrimination against girls and women exists in every walk of life. Support the statement. जीवन के प्रत्येक कदम में लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव विद्यमान हैं। कथन की पुष्टि कीजिए। Discrimination against girls and women exists in every walk of life. We experience gender inequality in our society. Gender inequality is one of the basic principles of democracy. The Constitution of India enjoins upon the state to ensure that no discrimination against women, but the discrimination against female continue to be a fact of life. It is clearly reflected in the sex ratio, child sex ratio and maternity rate. The number of females in comparison to male is 940 females per 1000 males. Low sex ratio of state is 618 females per 1000 males in Daman. The child sex ratio in India is only 914 female children per 1000 male children. It has been declined because of several factors like the prevailing preference for male child, discriminatory treatment against the girl child right after birth, and the increasing incidence of female infanticides and female ferticides. The infant mortality rate among girls children is high as compared to the among boy children. लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। हम अपने समाज में लैंगिक असमानता का अनुभव करते हैं। लैंगिक समानता लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। भारत का संविधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न हो, लेकिन महिलाओं के प्रति भेदभाव जीवन की एक सच्चाई है। यह लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात और मृत्यु दर में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। राज्य का निम्न लिंगानुपात दमन में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। भारत में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर केवल 914 महिला बच्चे हैं। यह कई कारकों के कारण घट रहा है, जैसे कि पुरुष बच्चों के लिए प्रचलित वरीयता, जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं। बालिकाओं में शिशु मृत्यु दर लड़कों की तुलना में अधिक है। 22. The extremist movements going on in different parts of the country are a challenge to national integration. Support the statement with examples. देश के कई भागों में चलाए जा रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। The extremist movement going on in different parts of the country are yet another challenge to national integration. Naxalite movement or Maoist movement quite often use violence, create fear in public life, cause loss of life of government personnel and people, and destroy public property. Mostly the youth participate in such movement. The basic reason for taking up arms by the youth is the continuing state of socio-economic deprivation. Moreover, the day-to-day humiliation, denial of justice, human rights violation, various kinds of exploitation and political marginalization promote them to join the Naxalite movement. But the extremist activities have been treated to law and order and peaceful living of the people residing in the affected areas. देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए एक और चुनौती हैं। नक्सली आंदोलन या माओवादी आंदोलन अक्सर हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मियों और लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं। ज़्यादातर युवा ऐसे आंदोलन में भाग लेते हैं। युवाओं द्वारा हथियार उठाने का मूल कारण सामाजिक आर्थिक अभावों की निरंतर स्थिति है। इसके अलावा दिन प्रतिदिन अपमान, न्याय से इनकार, मानवाधिकारों का उल्लंघन, विभिन्न प्रकार के शोषण और राजनीतिक हाशिए पर रहने से उन्हें नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन चरमपंथी गतिविधियां प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कानून और व्यवस्था और शांतिपूर्ण जीवन के लिए खतरा रही हैं। 23. एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड सीक्रेट सोसाइटीज़ इन द नेशनल मूवमेंट. राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों तथा गुप्त समूहों के योगदान की व्याख्या कीजिए. The reactionary policy of the British developed a deep hatred towards younger generation of India.
They believed that India could achieve independence only by revolutionary movement. They organized secret groups to launch revolutionary activity against the British. Youth were trained in aggressive method of violence. They were called the revolutionaries. The center of their activities were North India, Maharashtra, Bengal, and Odisha. Prominent among these revolutionaries were Khudiram Bose, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandra Shekhar Azad. These revolutionaries organized secret societies, murdered many British officers, disrupted railway traffic, engaged in organized attack on British wealth, looted arms. Hindustan Society Republican Association was founded by Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Bakeshwar Dutt. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb inside the Central Legislative Assembly protesting against the passage of the Public Safety Bill and the Trade Dispute Bill while raising slogans of Inqilab Zindabad. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged. Their sacrifice provided an incentive, the symbol of national unity and aspirations. अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत की युवा पीढ़ी के प्रति गहरी घृणा विकसित की। उनका मानना था कि भारत केवल क्रांतिकारी आंदोलन से ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए गुप्त समूहों का आयोजन किया। युवाओं को हिंसा आक्रामक तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था। उनकी गतिविधियों के केंद्र उत्तर भारत, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा थे। इन क्रांतिकारियों में प्रमुख थे खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। इन क्रांतिकारियों ने गुप्त समाजों को संगठित किया, कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, रेलवे यातायात को बाधित किया, ब्रिटिश धन पर संगठित हमले में लगे, हथियार लूटे। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। उनके बलिदान ने राष्ट्रीय एकता और आकांक्षाओं का प्रतीक प्रोत्साहन प्रदान किया। 24. डिस्क्राइब महात्मा गांधीज डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के विस्तृत कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। Gandhi laid down an elaborate program. 1. Surrender of titles and honorary offices as well as resignation from nominated seats in local bodies. 2. Refusal to attend official and non-official functions. 3. Gradual withdrawal of children from officially controlled schools and colleges. 4. Gradual boycott of British courts by lawyers and litigants. 5. Refusal on the parts of the military, clerical and laboring classes to offer themselves as a recruit for serving in Mesopotamia. 6. Boycott of elections to the Legislative Council by candidates and voters. 7. Boycott of foreign goods and national schools and colleges. Later it was supplemented with a consecutive programs which had three principal features. 1. Promotion of Swadeshi, particularly hand spinning and weaving. 2. Removal of untouchability among Hindus. 3. Promotion of Hindu-Muslim unity. गांधी ने एक विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया। 1. उपाधियों और मानद पदों के समर्पण के साथ साथ स्थानीय निकायों में मनोनीत सीटों से इस्तीफा। 2. आधिकारिक और गैर सरकारी कार्यों में भाग लेने से इनकार करना। 3. आधिकारिक रूप से नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों की क्रमिक वापसी। 4. वकीलों और वादियों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का क्रमिक बहिष्कार। 5. मेसोपोटामिया में सेवा के लिए खुद को रंगरूटों के रूप में पेश करने के लिए सैन्य लिपिक और श्रमिक वर्गों की ओर से इनकार। 6. उम्मीदवारों और मतदाताओं द्वारा विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार। 7. विदेशी वस्तुओं और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। बाद में इसे एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ पूरक किया गया जिसमें 3 प्रमुख विशेषताएं थीं। 1. स्वदेशी का प्रचार, विशेष रूप से हाथ से कताई और बुनाई। 2. हिंदुओं में अस्पृश्यता को दूर करना। 3. हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। 25. People's participation does not mean an end with their voting in election. Examine the statement with examples. जन सहभागिता का आरंभ और अंत केवल चुनाव में मतदान करने से नहीं होता। कथन का उदाहरणों सहित परख कीजिए। The meaning of people's participation does not begin and end with their voting in elections. People's participation is also expressed through public debates, newspaper editorials, protest demonstration, and their active involvement in government programs. Even in respect of election process, it included participation in campaign, political discussion, working for political parties, and standing as candidates. People's participation may be defined as behavior through which people directly express their political opinions. This conception is broad enough to cover the electoral and non-electoral forms of political participation. In fact, participation
comprises all those actions of citizens by which they seek to influence, support, or criticize the government and its policies. They do so to ensure that their representatives respond to their needs and aspirations. लोगों की भागीदारी का अर्थ चुनाव में उनके मतदान के साथ शुरू और समाप्त नहीं होता है। जनता की भागीदारी सार्वजनिक बहसों, समाचार पत्रों के संपादकीय विरोध प्रदर्शनों और सरकारी कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी व्यक्त की जाती है। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में भी इसमें अभियान में भागीदारी, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक दलों के लिए काम करना और उम्मीदवारों के रूप में खड़े होना शामिल है। लोगों की भागीदारी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: ऐसा व्यवहार जिसके माध्यम से लोग सीधे अपनी राजनीतिक विचार व्यक्त करते हैं। यह अवधारणा राजनीतिक भागीदारी के चुनावी और गैर चुनावी रूपों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। वास्तव में भागीदारी में नागरिकों के वे सभी कार्य शामिल हैं जिनके द्वारा वे सरकार और उसकी नीतियों को प्रभावित, समर्थन या आलोचना करना चाहते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया दें। 26. Why is the Prime Minister considered as the most powerful functionaries of the Union Government? Explain with examples. संघीय सरकार में प्रधानमंत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों माना जाता है? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। The Constitution does not make any specific provision for the powers of the Prime Minister. The only provision in the Constitution is that the President shall exercise his powers on the aid and advice of the Council of Ministers with the Prime Minister at the head, and that advice will be binding. But in practice, it is the Prime Minister who makes and unmakes the Council of Ministers. It is on his recommendation that the President appoint the member of the Council of the Ministers and distributed portfolio among them. He presides over the meeting of the cabinet and communicates its decision to the President. The Prime Minister acts as the link between the President and the Council of Ministers. If due to any reason he submits his resignation, the entire Council of Ministers stands dissolved. As and when the necessity arises, he may recommend to the President that the Lok Sabha be dissolved and fresh general election be held. In fact, the Prime Minister is not only the leader of the majority party or the leader of the parliament, but he is also the leader of the nation. His office is the office of power. The Prime Minister is the ex officio chairman of the Planning Commission as well as the National Development Council. His representation the nation at the international conference as the head of the government. संविधान प्रधानमंत्री के शक्तियों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है। संविधान में एकमात्र प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वह सलाह बाध्यकारी होगी। लेकिन व्यवहार में यह प्रधानमंत्री है जो मंत्रिपरिषद को बनाता और बिगाड़ता है। यह उनकी सिफारिशों पर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अपने निर्णय राष्ट्रपति को बताता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यदि किसी कारणवश वह अपना त्यागपत्र दे देता है तो समस्त मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब कभी आवश्यकता पड़े वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए आम चुनाव कराए जाएं। वास्तव में प्रधानमंत्री न केवल बहुमत दल का नेता या संसद का नेता होता है बल्कि वह राष्ट्र का नेता भी होता है। उनका कार्यकाल सत्ता कार्यकाल है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधान अध्यक्ष हैं। वह सरकार के प्रमुख के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। 27. Analyze the steps taken by the Government of India for economic empowerment of economically and socially disadvantaged group. सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. The National Scheduled Caste Finance and Development Corporation provided financial and other support to beneficiaries for taking up various income-generating activities. The National Safai Karmachari Finance and Development Corporation provided financial and other support to Safai Karmachari for taking up various income-generating activities. The National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation supports various income and employment-generating activities through loans, marketing support, training, and so on. The Scheduled Caste Development Corporation financed employment-oriented schemes that cover agriculture and allied activities including minor irrigation, small-scale industry, transport and trade and service sector. The Scheduled Tribe Development Corporation functions as challenging agencies and extending financial and other assistance to beneficiaries. The Tribal Corporation Marketing Development Federation of India Limited provides marketing assistance to STs for collection of minor forest
प्रोड्यूस एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रोजगार और आय पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस संबंध में निम्न उच्च वित्तीय संगठन स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम विभिन्न आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम सफाई कर्मचारियों को आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम इन वर्गों को प्रशिक्षण, लोन, बाजार समर्थन के द्वारा सहायता करता है। अनुसूचित जाति विकास निगम रोजगार संबंधी योजनाओं, कृषि और संबंधित गतिविधियों, छोटी सिंचाई योजनाएं, छोटे उद्योगों, परिवहन, व्यापार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति विकास निगम एक दिशा निर्धारित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर इन वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ट्राइबल मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदिवासियों द्वारा निर्मित वन उत्पादों और अतिरिक्त कृषि उत्पादों को बाजार प्रदान करता है। 28. On the given outline particle map of India, mark and label the following with appropriate symbol. 1. Lakshadweep Island. 2. River Tapti. 3. Indira Gandhi International Airport. 4. गिर नेशनल पार्क। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 1. लक्षद्वीप समूह। 2. ताप्ती नदी। 3. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 4. गिर राष्ट्रीय अभयारण्य। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोककर आंसर देखें। 29. आइडेंटिफाई एंड राइट इन योर आंसर बुक द करेक्ट नेम ऑफ 4 मेजर सी पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मार्क्ड एज A, B, C and D ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। दिए गए भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री बंदरगाहों को A, B, C और D संकेत किया गया। इन्हें पहचानिए तथा इनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। A. कंडाला, B. मुंबई, C. गोवा, D. मैंगलोर। Note: Following questions are for visually impaired candidate only in place of questions 28 and 29. Answer to these questions must not be in more than one sentence. 1. Name any 2 states sharing border with Bangladesh. 2. Name the capitals of Nagaland and Andhra Pradesh. 3. Name any 2 major cotton producing state of India. 4. Name any 2 major rivers of peninsular India. 1. Note: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 28 तथा 29 के स्थान पर है। इन प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर मात्र एक वाक्य में दीजिए। 1. बांग्लादेश की सीमा से लगे 2 राज्यों के नाम लिखिए। 2. नागालैंड और आंध्र प्रदेश राज्यों की राजधानियों के नाम लिखिए। 3. भारत के किन्हीं 2 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। 4. प्रायद्वीपीय भारत की किन्हीं 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर: 1. असम, त्रिपुरा। 2. कोहिमा, अमरावती। 3. गुजरात, महाराष्ट्र। 4. महानदी, गोदावरी।